हम लोग पढ़ रहे हैं अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसमें हम लोग 4 पढ़ना है अनुसंख्यक गुणधर्म। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला हम लोग पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे? तो अवनमन। किसका अवनमन? तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पढ़े थे। दूसरा हम लोग भी स्टार्ट भी कर चुके थे विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या बताए थे? जो बढ़ जाए, ठीक है। क्वथनांक में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो जाए, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिए थे। क्या समझाए थे? क्वथनांक में कैसे उन्नयन आ जाता है, उसके बारे में हम लोग समझे थे। फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्वथनांक का मतलब क्या होता है, इसके मतलब भी बता दिए थे। क्वथनांक का मतलब होता है जब किसी विलयन का वाष्प दाब, जब किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। पहले हम लोग क्वथनांक का डेफिनेशन जानते थे, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या होने लगता है? उबलने लगता है, उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। उस टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं, उस पदार्थ का, ठीक। लेकिन हम लोग ये भी बोल सकते हैं, दूसरे यहाँ पर भाषा में हम लोग ये जान रहे हैं कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है? तो जिस ताप पे कोई भी पदार्थ क्या होने लगता है, तो यहाँ पर ताप नहीं है, मतलब वैसा ताप जिस पर उसका वाष्प दाब, उस द्रव का वाष्प दाब किसके? वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। हम लोग पर जानते हैं कि जब भी एक बिलियन का बात करते हैं, तो एक बिलियन के अंदर, एक बिलियन का बात करते हैं तो एक बिलियन के अंदर क्या होता है? कोई मान लो कि एक पदार्थ रखा है, चलो एक पदार्थ का ही हम लोग अभी बात करते हैं। जब इस पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं, तो अभी से कुछ देर के बाद ये उबलना शुरू करता है। तो उबलता कैसे? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसका एक वाष्प दाब निकलता है। इससे क्या होता है? वाष्प से बन के बाहर की तरफ निकलता है। अगर ये ढका हुआ रहेगा ऊपर से, तो उस कंटेनर पर क्या होने लगेगा? दाब लगने लगेगा। उस कंटेनर पर क्या हो जाएगा? एक दाब लगना शुरू कर देगा। हम लोग पता है कि वायुमंडल से बाहर से, वायुमंडल मतलब बाहर से हम लोग शरीर पर भी, चाहे इस कंटेनर के ऊपर भी क्या होता है? दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब। चाहे हम लोग शरीर पर भी वायुमंडलीय दाब लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका मान कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसको 1 atm लिखा जाता है, ठीक। वो जो प्रेशर होता है, वो जो दाब होता है, अगर ये जो वाष्प दाब लग रहा है, इसको हम लोग जब इस द्रव को गर्म कर रहे हैं, तो इसका वाष्प दाब बन रहा है। तो जो इसका वाष्प दाब लग रहा है, अगर दोनों एक दूसरे क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उसी टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर ये एक दूसरे के बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। सिंपल है। आगे हम लोग बात इसमें कर रहे थे क्या? तो विलायक के क्वथनांक का उन्नयन के बारे में बात कर रहे थे। विलायक के क्वथनांक का उन्नयन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग जब बात करें उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक में क्या जाता है? वृद्धि आ जाता है। कैसे? उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक। इसको पहले पिछले क्लास में भी समझा दिए थे, लेकिन फिर भी आज दोबारा इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक बिलियन लिए, एक कंटेनर ले लिए, जिसमें अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? अभी इसके अंदर सिर्फ विलायक है। क्या है? सिर्फ इसके अंदर विलायक है। अभी इसके अंदर सिर्फ विलायक है। जब विलायक रहेगा, तो इसका एक क्या होगा? इसका एक क्वथनांक होगा, इसका एक अपना एक क्वथनांक होगा, ठीक है। जब इसका एक क्वथनांक होगा, जब क्वथनांक का हम लोग बात कर रहे हैं, अब देखो इसका वाष्प दाब क्या होता है? इसका वाष्प दाब अधिक रहता है। तो वाष्प दाब अधिक रहेगा, तो ये कम ही टेम्परेचर पे क्या होने लगेगा? उबलना शुरू कर देगा। ये मान लेते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है? उबलना शुरू कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्वथनांक इसका कितना हो गया? 80 डिग्री सेल्सियस। जब इस कंटेनर के अंदर, इसी कंटेनर के अंदर हम क्या करें? पहले ये इस कंटेनर में सिर्फ विलायक भरा हुआ था, अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? विलय भरने जा रहे हैं। जब इसके अंदर विलय भर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? बिलियन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? बिलियन बन जाएगा। जैसे ही विलय भरते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही पढ़े थे हम लोग, वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। पहले जितना वाष्प दाब लाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी एक बिलियन का बात करते हैं हम लोग, कैसा ही बिलियन का बात कर रहे हैं? तो जो विलायक किस रूप में रहे? ठोस रूप में रहे। आप विलायक किस रूप में रहे? द्रव के रूप में रहे। तो जब ठोस पदार्थ को विलायक के अंदर मिलाते हैं, तो मिलाने से उसका क्वथनांक में क्या जाता है? वृद्धि आ जाता है। उसके क्वथनांक में क्या जाता है? वृद्धि आ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बात क्लियर है? तो हम लोग क्वथनांक का उन्नयन, जिसका डेफिनेशन भी हम यहाँ से यहाँ तक लिखने के लिए बोल दिए थे, या आप लोग लिख भी चुके होंगे लोग। अब इसका आगे का हम लोग देखते हैं घटना क्या क्या होता है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है कि इसमें एक और चीज लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है यहाँ पर हम बताएंगे। तो ये लाइन लिखना जरूरी है। अब देखो, क्वथनांक का उन्नयन को पहले दिखाते किस क्या चीज से। जो क्वथनांक का उन्नयन होता है उसको हम लोग डेल टीबी से दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा भी है डेल टी क्या, डेल टीबी का होता है, तो इसको लिख लेना है। डेल टीबी क्या होता है? बिलियन में विलायक का क्वथनांक का उन्नयन। अंतर, जब भी कोई चीज का टेम्परेचर का अंतर होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? डेल लिखते हैं। और टी लिखा, टी का मतलब हो गया टेम्परेचर, और बी का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब हो गया हिंदी में क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ क्वथनांक में उन्नयन का। क्वथनांक में जो वृद्धि हुआ है, कितना से वृद्धि हुआ है, उसको हम लोग लिख रहे हैं। डेल टीवी के बारे में आज लिख लेना है, और डेल टीवी लिखने के बाद डेल टीबी का जो मान होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? उसको हम लोग लिखते हैं डेल टीवी नॉट माइनस टीबी। अब डेल टीबी नॉट इसके पहले भी समझा चुके थे। जो डेल टीबी नॉट होता है, नॉट अगर लगा है इसका मतलब ये शुद्ध, ये क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और ये बिलियन का क्या है? क्वथनांक। ये क्या है? बिलियन का क्वथनांक है। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक अगर बात करेंगे तो वो क्या होता है? सॉरी, ये हम उल्टा बोल दिए, शायद उल्टा लिख दिए, सॉरी। ये फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। इसको लिखना है टीबी माइनस टीबी नॉट। हम बता सही रहे थे। ये हो गया बिलियन का क्वथनांक, और ये हो गया किसका क्वथनांक? तो ये हो गया शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक, तो ये दोनों के बारे में अभी यहाँ पर सिर्फ डेल टीबी बराबर दिखा देना है। सबका मतलब क्या होता है, कौन क्या, किसको क्या बोलते हैं, वो लास्ट में हम लिखवा देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब इस लाइन को लिखना है कि जो उन्नयन होता है वो क्या होता है। जो उन्नयन होता है वो क्या होता है, या डॉट करके भी लिख सकते हैं। जो उन्नयन होता है वो क्या होता है। तो अगर उन्नयन का बात करेंगे तो उन्नयन के बारे में बताया जाता है। जो बिलियन का क्वथनांक का उन्नयन होता है उसको तो पहले डेल टीबी से दिखाते हैं। बिलियन में उपस्थित विलय के मोलर सांद्रता, किस पर? मोलर एक होता है मोलर। यहाँ पर मोलर सांद्रता है, जिसको हम लोग मोलर को स्मॉल एम से दिखाते हैं, और मोलर को हम लोग कैपिटल एम से दिखा रहे थे, जो इसी चैप्टर में शुरुआत में बताए थे। ठीक, तो ये मोलर सांद्रता है। क्या है? मोलर सांद्रता है। मोलर सांद्रता का फार्मूला भी लिखा दिया गया। हमको यहाँ पे मकसद क्या है? तो मेरा मकसद है कि मोलर द्रव्यमान निकालना किसका? तो मोलर द्रव्यमान निकालना किसका? उस बात को ध्यान रखना है कि मोलर द्रव्यमान हम लोग इसमें किसका निकालेंगे, उस बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग जो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान निकालेंगे वो निकालेंगे विलय का। किसका? विलय का मोलर द्रव्यमान हम लोग निकालने वाले। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो डेल टीबी होता है वो किसके समानुपाती होता है? समानुपाती किसका होता है? तब मोलर सांद्रता किसके समानुपाती होता है? तो मोलर सांद्रता के। तो किसका समानुपाती होता है? तो मोलर सांद्रता का। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, तब यहाँ से हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मोलर सांद्रता का फार्मूला इसके पहले लिखा दिया गया है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार चर्चा करेंगे कि मोलर सांद्रता का फार्मूला क्या होता है। तो मोलर सांद्रता का जो फार्मूला होता है मोलर सांद्रता, तो मोलर सांद्रता का फार्मूला होता है, ये होता है मोल। ये किसका मोल होता है? तो विलय का मोल। अब विलय का मोल को हम लोग किससे दिखाते हैं? N2 से दिखाते हैं। बटे में फार्मूला अगर याद होगा तो नीचे में विलायक का, जो विलायक होता है उसका द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? विलायक का द्रव्यमान, और गुने में क्या होता था? 100 होता था। तो यही एम का फार्मूला लिखाया गया था। मोलर सांद्रता या मोलारता, वहाँ पे हम लोग बोलते थे मोलारता, वहाँ पे क्या बोलते थे? मोलारता बोलते थे। उसी को हम लोग मोलर सांद्रता यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी है मोलारता। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते थे? मोलारता कहते थे। ये मोलारता का फार्मूला लिखवाए थे, मोलों की संख्या किसका? विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय में किसका द्रव्यमान? तो विलायक का द्रव्यमान गुने 1000। इस चीज को हम लोग लिखवाए थे और इस चीज को ध्यान में रखना है। अब आते हैं
हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके कि जो डेल टीवी होता है समानुपाती होता है एम के, और जब समानुपाती साइन हटता है तो एक स्थिरांक आता है, क्या आता है, के बी। क्या आता है, के बी इंटू एम। ठीक, तो ये एक स्थिरांक है। अभी बता दिए कि जो एम का मान होता है, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। एम का मान जो होता है विलय का मोल, विलय का मोल को हम लोग किससे दिखाते हैं, N2 से डिवाइडेड बाई द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान, और उसका द्रव्यमान किससे दिखाते हैं, W1 से। ये सब टर्म पहले लिखा दिए हैं, इसके पहले वाला में गुने क्या कर देना है, 1000 कर देना है। ठीक, हमको मोलर द्रव्यमान निकालना है, किसका, मोलर द्रव्यमान निकालना है किसका, तो मोलर द्रव्यमान निकालना है हम लोग को। ये फार्मूला जो अभी लिखे ये एम का फार्मूला है। ठीक, तो ये एम की जगह पर यहाँ पे लिखे है। ठीक, अब हम लोग को मोलर द्रव्यमान निकालना है किसका, तो विलय के मोलर द्रव्यमान। तो हमको मोल को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, विलय के मोल को। और विलय के मोल के लिए N2 का फार्मूला यहाँ पर क्या लिखेगा, W2 बटे क्या हो जाएगा, W2 बटे यहाँ पे इसका मोलर द्रव्यमान। इसके मोलर द्रव्यमान को हम लोग किससे दिखाते हैं, M2 से दिखाते हैं, कैपिटल M2 से। ठीक, तो उसके जगह पे जब हम रखेंगे, ये हो गया हम लोग का फार्मूला। N2 की जगह पे इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। डेल टीबी बराबर के बी इंटू W2 बटे M2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में, तो M2 इंटू W1 इंटू 1000। हमको चाहिए क्या, M2, तो M2 इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा गुना में, तो यहाँ पे आ जाएगा M2, और इधर क्या क्या बच जाएगा, KB इंटू W2 डिवाइडेड बाई डेल टीवी इंटू W1 इंटू 1000। तो ये आ गया हम लोग को मोलर द्रव्यमान किसका, विलय का। तो ये हो गया मोलर द्रव्यमान विलय का। अब यहाँ पे जो नया टर्म आया उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक आया टीबी और एक आया है डेल टीबी। डेल टीबी का तो पहले ही बता दिए है, ऊपर ही लिखवा दिए कि डेल टीबी को हम लोग क्या कहते हैं। और अब केबी का बात करेंगे तो केबी क्या, तो केबी को क्या कहते हैं। चलिए कुछ डॉट करके उतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद यहाँ पे जो भी डेरिवेशन जो बताए, यहाँ M2 का मान निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकल गया। अब इतना लिखने के बाद हम लोग कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं। तो जो टर्म है सबसे पहले हम लोग केबी के बारे में लिखेंगे। तो केबी डॉट कर करके लिखना है। तो केबी के बारे में लिखेंगे तो केबी में लिखना है, ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसको क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको हम लोग क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ये लिख लेना है। बाकी सारी चीजें लिखवाया गया है, कुछ चीजें भी बाकी है जैसे कि हम छोड़े अभी यहाँ पे बोल रहे थे, तो लिख लेना है। एक था हम लोग को डेल टीबी बराबर क्या था, डेल टीबी बराबर टीबी माइनस क्या लिखे थे, टीबी नॉट। अब यहाँ पे जो टीबी नॉट था तो इसको लिख लेना है, टीबी नॉट करके डॉट ही करके लिख लो, टीबी नॉट। टीबी नॉट के बारे में लिख लेना है, ये क्या है, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक। क्या लिखना है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। टीबी नॉट को यहाँ पर टी है, यहाँ पर बी है, टीबी नॉट। टीबी नॉट को लिखना शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। टीबी को लिखना है बिलियन का क्वथनांक, टीबी को लिखना है बिलियन का क्वथनांक। तो यही 2 से 3 टर्म नया था जो कि यहाँ पे हम लिखवा दिए। चलिए, तो ये हम लोग पढ़ लिए क्या, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन देखे और उसमें हम लोग देखे कि विलय का, जो विलयन में जो विलय है उसका मोलर द्रव्यमान कितना आया। ठीक, आगे जो पढ़ने वाले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरा अनुसंख्यक गुणधर्म में क्या है, तो विलायक के हिमांक का अवनमन। विलायक के या विलायक के हिमांक का अवनमन। अवनमन शब्द का मतलब इसके पहले ही बता दिया, अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। इसका मतलब ये है कि विलायक का हिमांक का क्या होता है, अवनमन। हिमांक मतलब क्या होता है, जिस ताप पे क्या होता है, जिस ताप पे जमता है, फ्रीज होता है, जिस ताप पे जमता है या जिस ताप पे फ्रीज होता है हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
हिमांक कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग पहले सबसे पहले 3 नंबर देख के लिख लेना है, विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के हिमांक का अवनमन। इसमें विलायक के हिमांक का क्या होगा, अवनमन होता है, मतलब घट जाता है, हिमांक कम हो जाता है। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। और इसे क्या करते हैं, जब एक विलायक के अंदर जब एक विलय को मिलाते हैं, तब जब एक विलायक के अंदर एक विलय को मिलाते हैं तो इसमें हिमांक में क्या जाता है, कमी आ जाता है। ठीक है, देखो अगर हिमांक के डिफिनेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें एक लिख लेते हैं कि हिमांक होता क्या है। हिमांक, तो हिमांक का डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिखना है यहाँ से, वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जो द्रव अवस्था रहता है उसके जो वाष्प दाब होगा उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। या नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जिस ताप पर क्या होता है, कोई पदार्थ जम जाता है तो उसी को हम लोग, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो यहाँ से इतना लिखने के बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग हिमांक का अवनमन लिखना है। हिमांक का अवनमन क्या होता है, तो पैराग्राफ चेंज कर लेना है और हिमांक का अवनमन लिखना है। हिमांक का अवनमन में हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हिमांक का अवनमन का मतलब होता है घट जाना। तो शुद्ध विलायक का जो हिमांक होगा, शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु होगा, वो विलयन के हिमांक बिंदु के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। सिंपल चीज है जो अभी तक बताते आ रहे हैं कि अगर एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अभी जो सिर्फ भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, विलायक है। सिर्फ क्या है, इसके अंदर विलायक है। और जब सिर्फ विलायक रहेगा तब इसका जो टेम्परेचर होगा, जिस ताप पर ये क्या होगा, जमेगा, जिस ताप पे जमेगा, मान लो कि ये -5 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, या इतना नहीं है चलो 2 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जा रहा है, जम जा रहा है। अब इसी कंटेनर के अंदर, अगर इसी कंटेनर के अंदर मान लो इसी कंटेनर के अंदर हम क्या मिला दे रहे हैं, इसी कंटेनर के अंदर हम विलय को मिला दे रहे हैं। इसमें हम विलय पदार्थ को क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। जब इसमें हम विलय पदार्थ को मिला देंगे तब ये बन गया क्या, विलयन। जब ये विलयन बन गया तब इसका जो टेम्परेचर होगा इसमें अवनमन देखने को मिलेगा। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब ये मान लो कि 1 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, ये जमना शुरू हो रहा है। 1 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, ये फ्रीज होना, जमना शुरू हो रहा है। तब टेम्परेचर में क्या आ गया, यहाँ पे कमी आ गया। तो उसी को क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। जितना से कमी आया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या करना है। तो अब इतना लिखने के बाद अब जो हिमांक का अवनमन होता है वो क्या होता है। तो हिमांक का अवनमन जो होता है, अगला पॉइंट जो लिखना है, सबसे पहले हिमांक का अवनमन को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, डेल टी एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डेल टी एफ से दिखाते हैं। तो हिमांक का अवनमन को डेल टी एफ से दिखाते थे। विलयन के हिमांक, विलयन में विलायक के हिमांक का अवनमन, तो इसको हम लोग डेल टी एफ से दिखाते हैं। जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, इसको बराबर साइन देके। ठीक, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। अब इसके नीचे लिखना है, अब इसके नीचे लिखना है कि डेल टी एफ जो होगा वो क्या होगा, तो बाद में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना। जब हम लोग उसमें विलय मिला रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जा रहा है। तो पहले जो था, तो पहले वाला टेम्परेचर को क्या लिखते हैं, जो विलायक का टेम्परेचर होगा, कब हो सकते हिमांक बिंदु होगा, और किस टेम्परेचर पर हिमांक बन रहा है, तो एफ टी एफ नॉट, उसमें से बाद में ये कम हो जा रहा है, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, जो विलयन होता है उसके टेम्परेचर को टी एफ से दिखाते हैं। तो ये इसके अंतर को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे कि डेल टी एफ होता क्या है आखिरकार। तो ये बताया जाता है ये किसके समानुपाती होता है। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। तो डेल टी एफ होता है जो हिमांक का अवनमन होता है और किसके समानुपाती होता है। तो ये भी मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। मतलब मोलारता के क्या होता है, ये भी समानुपाती होता है। मोलारता का क्या होता है, ये भी समानुपाती होता है। तो इतना लिख लेने के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेने के बाद सेम वही प्रोसेस होगा। यहाँ पर भी हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे सेम ही चीज़ यहाँ पे आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार से इसी को नहीं होगा तो यहाँ पे एडिट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर b है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। जहाँ जहाँ b है वहाँ उसके जगह पर क्या कर देना है, f कर देना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल टी बी और यहाँ पर सॉरी b के जगह क्या करना था, f करना था। इसलिए यहाँ पर f की करना है। b का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, और f का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिंदी में इसको हिमांक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेना है, f कर लेना है। यहाँ पर भी f हो जाएगा, यहाँ पर भी f हो जाएगा, यहाँ पर भी f हो जाएगा और यहाँ पर भी f हो जाएगा। इसके अनुसार अगर यहाँ हम लोग देखते हैं जहाँ जहाँ b है उसको हटाकर f लिख देना है। तो यहाँ पर भी f, यहाँ पर भी f, यहाँ पर भी f और यहाँ पर भी f। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आएगा क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा f f f और f। इस तरह से ये मोलर, ये भी निकल गया, क्या निकल गया, मोलर द्रव्यमान किसका, विलय के मोलर द्रव्यमान। यहाँ से इसका फॉर्मूला निकल गया है। फिर अगर यहाँ पर बात करेंगे जो नया टर्म आया, तो नया टर्म जो आया उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। वो सेम ही चीज होगा। एक तो हम लोग यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, डेल टी एफ नॉट। तो ये क्या है, चलिए लिखना है इसके बारे में, इसको डॉट कर करके लिखना शुरू करना है। तो ये इसके बारे में लिखना है। तो इसके बारे में क्या लिखना है, लिखना क्या है, तो ये क्या है, तो ये एक टेम्परेचर है, ताप है। कैसा ताप है, तो हिमांक बिंदु है किसका, तो ये हिमांक बिंदु है किसका, ये है शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, यह क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक लिखना है। यह शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक सिर्फ इतना लिख लेना है। और इसका लिखना है बिलियन का हिमांक। टी एफ को लिखना है, टी एफ को लिखना है बिलियन का हिमांक। टी एफ को लिखना है बिलियन का हिमांक। उसके बाद लिखना है के एफ। तो के एफ को लिखना है हिमांक का अवनमन स्थिरांक। हिमांक का अवनमन स्थिरांक, हिमांक का अवनमन स्थिरांक। मात्रा का कोई इसका नहीं जरूरी रहता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट जो लिखाना था वो कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये तीसरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, तो प्रासरण दाब। आगे जो हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्रासरण दाब। तो हम लोग प्रासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें पढ़ने के पहले हम लोग कुछ कुछ चीजें इसमें पहले समझेंगे, समझने के बाद इसको हम लोग लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले चौथा जो पॉइंट आ गया, चौथा जो अनुसंख्यक गुणधर्म हो गया वो क्या है, बिलियन का प्रासरण दाब। बिलियन का प्रासरण दाब, चौथा जो हो गया बिलियन का प्रासरण दाब। सबसे पहले हम लोग प्रासरण शब्द का मतलब समझेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रासरण शब्द का मतलब समझेंगे। तो छोटा छोटा हेडिंग करके इसमें लिखते जाना है या डॉट करके लिखते जाना है। तो पहला छोटा हेडिंग क्या होगा, प्रासरण। प्रासरण क्या कहते, प्रासरण किसको कहते हैं, तो विलायक के अणुओं के अर्धपराग में झिल्ली में शुद्ध विलायक से विलयन की ओर सहज प्रवाह या तनु से शांत विलयन की ओर प्रासरण कहलाता है। तनु से शांत विलयन की ओर क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। देखो इसको या करके दो टाइप का इसमें डेफिनेशन दे दिया है प्रासरण का। एक लिखा हुआ है विलायक के अणुओं का, जो विलायक के अणु है, जो विलायक के अणु है वो अर्धपराग में झिल्ली में शुद्ध विलायक से क्या करेगा, जो शुद्ध विलायक है वो शुद्ध विलायक से
विलयन की ओर सहज प्रभाव करेगा। क्या करेगा? सहज प्रभाव करेगा, मतलब उसके ओर जाएगा, या हम लोग बोल सकते तनु से शांत विलयन की ओर परासरण हम लोग कहते हैं, परासरण कहलाता है। तनु से शांत विलयन की ओर अगर जाता है तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और आगे एक दिया हुआ है परासरण दाब। अतिरिक्त दाब जो परासरण रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है उसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं। अब इसको हम लोग पहले एक अर्ध पराग में झिल्ली क्या होता है इसको तो पहले लिख लेना, उसके बाद लिखना है अर्ध पराग में झिल्ली। ये क्या होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में SPM हम लोग कहते हैं। वह झिल्ली जो सिर्फ विलायक के अणु, ये क्या काम करता था? सिर्फ विलायक के अणु या छोटे अणुओं को गुजरने दे सकता है, परंतु विलय के बड़े अणुओं को गमन बाधित करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध पराग में झिल्ली कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध पराग में झिल्ली हम लोग कहते हैं। ठीक, तो इसको लिख लेना। अगला जो टर्म है परासरण दाब, उसको लिखना है। परासरण दाब में लिखना है अतिरिक्त दाब जो परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये तीनों लिखने के बाद हम लोग बात करेंगे कि परासरण दाब वर्क कैसे करता है और किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक तरफ देखो शुद्ध जल भरा हुआ है, मतलब ये क्या है? शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक है। तो ये शुद्ध विलायक है। और ये क्या है? लवणीय जल है, मतलब इसमें नमक मिला हुआ है। ये क्या है? लवणीय जल है, इसमें नमक मिला हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विलयन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विलयन। इसलिए कि नमक और पानी का ये मेल है, इसको हम लोग विलयन कहेंगे। अब देखो इसमें, अब देखो अब कोई हमसे पूछता है कि किसमें सांद्रता ज्यादा है, विलायक का सांद्रता किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? चलिए नंबर कर देते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। हम पूछ रहे हैं कि शुद्ध जल, मतलब जो विलायक है, विलायक के रूप में इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, तो जल की मात्रा 1 में ज्यादा है कि 2 में ज्यादा है? ऑब्वियस है कि इसमें तो कुछ मिला हुआ है ही नहीं। इसका मतलब जल की मात्रा क्या है? इसमें ज्यादा है, और इसमें जल की मात्रा क्या है? कम है। और यहाँ पर एक जो झिल्ली लगा हुआ है, इस झिल्ली से सिर्फ पानी ही आर पार कर सकता है, नमक जो मिला हुआ वो इससे आर पार नहीं कर सकता। इसलिए कि ये झिल्ली ऐसा ही है जो सिर्फ विलायक के कण को आर पार करने देगा, विलय के कण को आर पार नहीं करने देगा। और विलय के रूप में यहाँ पे क्या है? नमक है। विलय के रूप में यहाँ पे क्या है? नमक है। तो वैसे नमक आर पार तो नहीं कर सकता है, सिर्फ जल ही आर पार कर सकता है। तो क्या देखने को मिलेगा कि जब इसमें सांद्रता, सांद्रता मतलब क्या? इसमें सांद्रता मतलब मात्रा, तो इसमें जल का मात्रा ज्यादा होगा और इसमें एक में ज्यादा होगा, 2 में क्या होगा? कम होगा। तो हम लोग ये नियम जानते हैं कि जिसमें ज्यादा होता है, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होता है और जिसमें कम होगा, तो ज्यादा से कम की ओर अपने आप क्या होने लगता है? जाने लगता है। ज्यादा से जब कम की ओर अपने और क्या अपने आप क्या होने लगता है? मतलब शुद्ध जल इस झिल्ली से पार करते हुए लवणीय जल में क्या होने लगेगा? जाना शुरू कर देगा। लवणीय जल में जाना क्या हो जाएगा? शुरू कर देगा। अब इस कारण से तो सबसे पहले ये जाना जो शुरू कर दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। बात ध्यान में सुनना है, जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, किसका सांद्रता का बात हो रहा है? विलायक के। इसलिए कि विलायक का सांद्रता इसमें 1 में ज्यादा है, 2 में कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग परासरण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब भी कोई चीज ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है तो उसको वो ऑटोमेटिक जाता है, उसमें हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है। अब परासरण दाब क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। अभी हम बताइए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब परासरण क्या होता है? देखो
जब ये इधर अधिक है इधर कम है इधर जाना शुरू कर दिया 1 से 2 की ओर, तो ऊपर से क्या करते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। क्या करते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। हम क्या करना चाहते हैं कि जो इधर से जल इधर आ रही इसको रोकना चाहते हैं, तो इस तरह से दाब को क्या करते हैं, पिस्टन को दबाकर दाब को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दाब को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जो दाब लगा रहे किस लिए, इधर से जल आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। मतलब 1 से 2 की ओर जो जल आ रहा है, जो परासरण हो रहा है, उसको क्या कर दे, बंद कर दे। उसको क्या कर दे, रोक दे। क्या कर दे, बंद कर दे या रोक दे। मतलब ये कैसे कर रहे हैं, तो इधर से दाब को क्या कर रहे, बढ़ा रहे। तो दाब को बढ़ाकर ऐसा काम जब हम कर रहे हैं तो उसको बंद कर दे, सिर्फ रोक रहे, तो जल को आना बंद कर दे रहे दाब को लगाकर। तो उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। बात ध्यान में गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। एक और चीज देखने को मिलता है, प्रतिलोम परासरण। ध्यान से सुनिएगा, ये तीसरा पद आ रहा है। ध्यान सुनिएगा, ये तीसरा पद आ रहा है। क्या, प्रतिलोम परासरण। तो ऐसा करते हैं, इसका भी अभी हम लोग 3 चीजें उधर ऊपर लिख चुके थे, तीनों का डेफिनेशन इसका भी लिख लेते हैं। प्रतिलोम परासरण किसको कहते हैं, तो विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो दिशा में प्रतिधारा, चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिख लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है प्रतिलोम परासरण को। अब यहाँ से समझा देते हैं। देखिए, हम लोग इधर से जल को 1 से 2 की ओर जाने के लिए रोकने के लिए यहाँ पे दाब मान लिए कि 20 एटीएम का दाब लगा दिए। अब यह कितना, ऐसा ही हम बोल दिए, ठीक है, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दिए। तो इधर से इधर जल जाना क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन हम दाब को और बढ़ा दिए। क्या किए, दाब को और बढ़ा दिए। तो जब दाब को और बढ़ा देंगे तो ज्यादा दाब बढ़ने के केस में जो लवणीय जल में जो जल था वो क्या होने लगा, 2 से 1 की ओर जाने लगा। क्या होने लगा, 2 से 1 की ओर जाने लगा। तब वैसे दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। वैसे परासरण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। वैसे परासरण को क्या कहते हैं, जब इतना दाब को ज्यादा बढ़ा दे कि उल्टा क्रिया होना शुरू हो जाए। मतलब लवणीय जो जल था वो जल क्या होने लगा, शुद्ध जल में जाना। मतलब इसका सिर्फ नमक नहीं जाएगा, शुद्ध इसमें का सिर्फ जल इस तरफ आएगा। तो जल इस तरफ आने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम। तो यहाँ पर 3 शब्द देखने को मिला, ठीक। इतना ज्यादा डिस्कशन किए, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बैक करके 102 बार इसको जरूर से जरूर देख लेना है, जिससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, प्रतिलोम परासरण क्या होता है। ये 3 शब्द जरूर क्लियर होना चाहिए। ये 3 शब्द जरूर। ये अर्धपरागमय झिल्ली भी क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SPM। तो अर्धपरागमय झिल्ली ऐसा एक झिल्ली होता है जिससे सिर्फ विलायक का कण पार कर सकता है, विलाय के कण आर पार नहीं कर सकता है। विलाय के कण आर पार नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, इसका इतना लिखने के बाद इसमें कुछ डेरिवेशन होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग परासरण दाब का बात करते हैं तो परासरण दाब को हम लोग पाई से दिखाते हैं, जो कैपिटल पाई बोला जाता है, ठीक। तो परासरण दाब के बारे में अगर अब हम लोग बात करेंगे तो इसका यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लिख लेना है। तो परासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलर तथा C के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो परासरण दाब बोला जाता है कि परासरण जो दाब होता है वो क्या होता है, परासरण दाब कैपिटल पाई से दिखाते हैं। और जो कैपिटल पाई होता है C इंटू टी के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर क्या होता है, समानुपाती का साइन होगा, ठीक। C इंटू टी के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब समानुपाती साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है R, तो R इंटू क्या हो जाता है, C हो जाता है। तब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पाई का जो फॉर्मूला निकल के आया, क्या गया, RCRT। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, CRT लिखते हैं। तो इतना लिखना है, उसके बाद लाइन लिखने के बाद जो लाइन बताया, ठीक। अगर हम इसको भी मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे।
तो अब यहाँ पे जो सी होता है, सी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी क्या होता है? तो सी क्या होता है? मोलारता होता है। सी क्या होता है? तो मोलारता होता है। तो सी क्या होता है? मोलारता होता है। और जब मोलारता का हम लोग बात करते हैं तो मोलारता का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। मोलारता का फार्मूला वहाँ पे कैपिटल एम से दिखा रहे हैं, यहाँ पर सी से दिखा रहे हैं, कहीं कहीं पर सांद्रता भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो मोलारता का फार्मूला जो होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। तो सी की जगह क्या होगा? विलय। विलय के मोलों की संख्या किससे दिखाते हैं? M2। हमको क्या निकालना है? विलय के मोलर द्रव्यमान। तो अब इसको मोलर द्रव्यमान के रूप में चेंज करते हैं। अब बहुत बार चेंज कर चुके हैं, इसको लाइन बाय लाइन लिखते जाना है। जो लिख रहे हैं इसको हम लोग क्या लिखते हैं? किसका द्रव्यमान? तो विलय का द्रव्यमान बटे विलय के मोलर द्रव्यमान। अब बट्टे में पहले से भी है आर इंटू टी। तो हमको मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, पाई को इधर भेजेंगे तो बट्टा में चला जाएगा। तो डब्लू ऊपर में बचेगा डब्लू आर टी डिवाइडेड में नीचे में हो जाएगा हम लोग को पाई इंटू भी। तो ये विलय का मोलर द्रव्यमान आ गया। और पाई क्या होता है यहाँ पे? तो पाई ही क्या होता है? पाई हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। पाई को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब। अब जो टर्म नहीं पता है उसको लिखते जाना है। तो अब यहाँ पे आर क्या है? तो आर के बारे में पहले से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। क्या लिखना है? गैस स्थिरांक। क्या लिखना है? गैस स्थिरांक। आर क्या है? गैस स्थिरांक। भी क्या है? तो भी के बारे में भी जानते हैं, ये क्या है? द्रव्यमान है। सॉरी, भी क्या है? आयतन है। विलयन का आयतन है। भी क्या है? विलयन का आयतन। भी क्या है? विलयन का आयतन। टी क्या है? विलयन का ताप। टी क्या है? विलयन का ताप। टी क्या है? विलयन का ताप। ठीक, सब लिखते जाना है। और कुछ बाकी रह गया? हाँ, पाई क्या है? परासरण दाब। पाई को लिखना है। पाई क्या है? परासरण दाब। पाई क्या है? परासरण दाब। सी क्या है? तो सी को लिख लेना है। तो सी क्या है? मोलर सांद्रता या मोलारता। मोलरता, मोलारता र है यहाँ पे। ठीक, मोलारता, ये मोलारता नहीं है। तो सी क्या है? मोलारता है। ठीक, बाकी इतना लिखने के बाद इसका कुछ कभी कभी उपयोग पूछ देता है। तो उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो देखो, परासरण का उपयोग हम लोग करते हैं, जो कि कुछ ये उपयोग यहाँ पर दिया हुआ है। अचार बनाने के लिए सांद्र लवणीय विलयन में रखा गया कच्चा आम परासरण के कारण जल का क्षरण कर देता है और संकुचित हो जाता है। देखिए, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि परासरण दाब में, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि अचार बनाने के लिए सांद्र विलयन, विलयन को क्या करते हैं? सांद्र विलयन लवणीय विलयन में रखा जाता है, जिससे क्या हो जाता है? परासरण के कारण क्षरण कर देता है। अब देखो, जब अचार में एक कंटेनर लेते हैं तो इसमें जो विलयन बनाते हैं ये लवणीय विलयन होता है। नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। और इसमें क्या करते हैं? कोई भी आम का ही अचार डाल दिए तो वो देखते हैं, जब डालते हैं तो फूला फूला रहता है। तो जो आम का अचार डालते हैं तो उसके अंदर जो जल होता है, उसके अंदर जो जल होता है, जो द्रव होता है, वो द्रव, और जो विलयन में जो द्रव होता है, जो विलयन में द्रव होता है उसमें क्या है? पहले से ही कोई विलय मिला हुआ रहता है। जो विलयन में द्रव होता है पहले से उसमें नमक मिला हुआ रहता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे जो आम के अंदर जो जल रहता है वो जल उससे निकल कर विलयन में आना शुरू कर देता है। परासरण के कारण वो विलयन में आता है तो अचार क्या होने लगता है? सूखने लगता है, संकुचित होने लगता है, छोटा होने लगता है। ऐसा देखने को मिलता है। या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिया। मुरझाए हुए पुष्प ताज़ा जल में रखने पर पुनः क्या हो जाते हैं? ताजे हो जाते हैं। पुनः उसमें क्या देखने को मिलता है? ताजगी देखने को मिल जाती है। ये भी परासरण के कारण ही होता है। वातावरण में जल का हास लचीली हो चुकी है, गाजर जल में रखकर पुनः उसे अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब के सब परासरण के कारण होता है। 3 यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इसका उपयोग है। आगे का जो टॉपिक है वांट हाफ गुणक पढ़ना है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में
पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग ये सारा का सारा चारों अनुसंख्यक गुणधर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। और सबको ध्यान में रखना है कि इसका जो भी डेरिवेशन है मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान किसका, तो विलय का मोलर द्रव्यमान सारे डेरिवेशन में निकाला गया है। तो वो डेरिवेशन सबको आना चाहिए, इसको बार बार रिवीजन भी करना है। अगर एक बार में वीडियो में नहीं समझ में आएगा तो फिर से दोबारा देख लिया करो लोग, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। वीडियो है, इससे और बेनिफिट भी ले सकते हो लोग बार बार देखकर। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट भी है तो भी शेयर कर सकते हो, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं उसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास के जो वीडियो होगा। ठीक, इस तरह से अगर किसी प्रकार किसी को किसी प्रकार कोई भी डाउट होगा तो शेयर जरूर कर दिया कर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।